आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2000 के नोट को बंद करने के फैसले पर मायावती का ट्वीट भी आ गया है। करेंसी में जल्दी जल्दी बदलाव सीधे करता है प्रभावित, मायावती का यह कहना है। और ट्वीट का कंटेंट आपके सामने रखेंगे जिनमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि करेंसी और उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश का हित और प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव और परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी है। सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। तो सर्कुलेशन 2000 नोट के बंद होने का फैसला, उसके बाद तमाम विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ देखिए मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करके तमाम बातें की है। तो मायावती का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या दूर करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से, गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय ये दौरा, जहां कल भी लोगों की समस्याओं को सुना था, आज भी जनता दरबार लगाया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जनता दरबार की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना सीएम ने और समस्याओं को दूर करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और ये इस वक्त की तस्वीरें जब जनता दरबार लगाया गया, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में खुद सीएम मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके निस्तारण के भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। गोरखपुर का दौरा और आज कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन अपने दिन की शुरुआत जनता दरबार के साथ सीएम ने की। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान जनता दरबार भी लगाते हुए नजर आए। कल भी बड़ी संख्या में जो फरियादी थे अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए नजर आए। आज भी जनता दरबार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि जब भी गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी, दिन की शुरुआत जनता दरबार के साथ करें, लोगों की समस्याओं को सुने और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित मौके पर ही उसका निस्तारण किया जाए। अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, गोरक्षपीठ के देवलोक का आज विस्तार हो जाएगा। सीएम योगी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये बड़ी खबर गोरखपुर के दौरे पर है। कई बड़े कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इधर गोरक्षपीठ के देवलोक का आज विस्तार हो जाएगा और आज सीएम योगी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम योगी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देवलोक का विस्तार और दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से देखिए कार्यक्रम की तैयारियां की गई है। गोरक्षपीठ के देवलोक का विस्तार होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसमें शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर की जो यज्ञ यागशाला है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने हवन पूजन भी किया। तो देखिए किस तरीके से जनता दरबार से अपने दिन की शुरुआत की थी और आज कई जो बड़े कार्यक्रम हैं उनमें भी शामिल होने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर में नए बने 9 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसी के साथ साथ नारायण महायात्रा में भी शामिल होंगे। गोरक्षपीठ के देवलोक 9 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा, नारायण महायत्र यज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ की पूर्णाहुति भी सीएम की तरफ से की जाएगी। तो गोरक्षपीठ के देवलोक और 9 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी। गोरखनाथ मंदिर में नए बने 9 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी। नारायण महायत्र और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ की पूर्णाहुति भी करेंगे। सीएम योगी के हाथों नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सीएम योगी के हाथों श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की भी पूर्णाहुति की जाएगी। देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का 2 चरणों में अनुष्ठान हुआ है और 14 मई तक 7 दिनों का शव महापुराण ज्ञान यत्र का आयोजन हुआ। 15 मई को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ हुआ। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण
कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आज शाम को गोरखनाथ मंदिर में कन्हैया मित्तल की भजन संध्या भी होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है गोरखनाथ मंदिर में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। काफी बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है। शाम को गोरखनाथ मंदिर में कन्हैया मित्तल की भजन संध्या भी होगी, जिसमें माना जा रहा है कि सीएम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता गोरखपुर से, और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और नीरज, जो ये कार्यक्रम होने वाला है गोरखनाथ मंदिर में, क्या जानकारी है और क्या तैयारी है फिलहाल इसे लेकर? देखिए, वैदिक मंत्रोच्चार की जो गूंज है वो आपको सुनाई दे रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा दिन है मुख्यमंत्री के जो गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है, और वे लगातार 3 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही जो अपना जो कार्य है, मुख्यमंत्री का जो दायित्व है उसका भी निर्वहन कर रहे हैं। जनता दरबार भी सुबह लगा रहे हैं। इसके साथ ही विधि विधान के साथ जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, भागवत कथा चल रही है गोरखनाथ मंदिर में, उसमें भी वे शामिल हो रहे हैं। यज्ञ जो हो रहा है उसमें भी वे अपना जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं। तो आज जो 9 देव विग्रह का मंदिर है, चूंकि 8 मई से यहाँ पर लगातार शिव महापुराण कथा हो रही थी, 1 सप्ताह तक ये कथा चली है। उसके बाद 16 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही है गोरखनाथ मंदिर में। और 9 देव विग्रह का जो मंदिर है वो नवनिर्मित मंदिर गोरखपीठ में ही बनकर तैयार हुआ जो परिसर है यहाँ पर। और आपको ये तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा देते हैं। जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं उनको ये तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये भव्य रूप इस मंदिर का देखिए। जो 9 देवी देवता हैं उनका ये नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और ये आपको तस्वीरें दिख सकती हैं। अभी पट नहीं खुले हैं, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो ये सारे जो मंदिर है अलग अलग, ये मंदिर है, राम दरबार भी है, हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, नवग्रहणा का मंदिर है, दशावतार भगवान का भी यहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है। और आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए वैदिक मंत्रोच्चार यहाँ पर चल रहा है, और संतोषी जो माँ है उनका मंदिर, और इस तरह से कुल 9 जो देव विग्रह हैं उनके ये मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, और आपको ये तस्वीरों में दिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री आएंगे 10:30 बजे, और 10:30 बजे जो ये मंदिर बने हुए हैं, इन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मूर्तियों का। और 9 ये कुल मंदिर बने हैं, और अलग अलग भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई। अभी पट नहीं खुला है। और इसके बाद मुख्यमंत्री चूँकि पीठाधीश्वर भी हैं, तो पीठाधीश्वर की भूमिका में आज रहेंगे। और यहाँ पर ये भागवत कथा भी चल रही है। भागवत कथा के बाद 10:30 बजे वे यहाँ पर आएंगे, और 1 घंटे का पूरा अनुष्ठान है। अलग अलग जो 9 देव विग्रहों के मंदिर हैं यहाँ पर वे पूजा पाठ करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और उसके बाद 12 बजे ये सारा कार्यक्रम जो है इसकी पूर्णाहुति होगी, ये संपन्न होगा। उसके बाद जो भंडारा है, भंडारा का कार्यक्रम 12 बजे से और 1 बजे तक चलेगा, 1 घंटे तक। और मुख्यमंत्री आज फिर यहाँ गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। दिन भर जो कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, उस पर नज़र रखेंगे। जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे हालचाल भी वो पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और कितने दिन के लिए गोरखपुर का उनका निवास है। और लगातार जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हैं, आमजन हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो आज गोरक्षपीठ और गोरखपुर के लिए भी खास दिन है, चूँकि कन्हैया मित्तल यहाँ पर जो भजन संध्या है शाम को गोरक्षपीठ में, यहाँ पर दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में जो भजन संध्या है उसमें कन्हैया मित्तल की प्रस्तुति होनी है। तो पूरा गोरखपुर इंतजार कर रहा है इस क्षण का अच्छी बनने के लिए। चलिए, बिल्कुल नीरज, तो काफी लंबा कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां क्षेत्रीय कार्य समिति के बाद अब जिले में भाजपा की बैठक होने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक करेगी भाजपा। आज ही सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। महासंपर्क अभियान की जिला स्तर पर तैयारी की जाएगी रूपरेखा। आगामी 1 महीने तक भाजपा महासंपर्क अभियान चलाएगी। तो निकाय के बाद अब 2024 विजय की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए देखिए क्षेत्रीय कार्य समिति के बाद अब जिले में भाजपा की बैठक होने जा रही है।
तो क्या है भाजपा का जीत वाला मंथन, ये आपको समझा देते हैं। सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचना मकसद बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। बूथ स्तर तक मजबूती पर जोर दिया जाएगा, घर घर जाकर संवाद किया जाएगा, लोगों पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ सशक्त बूथ की संरचना पर भी जोर दिया जाएगा। सभी वर्गों को साथ लेकर काम किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ मेन फोकस रहेगा दलित वोटर्स को कैसे उन्हें साधना है। इधर ब्रज क्षेत्र के 24,000 बूथों पर भी फोकस है, पश्चिम यूपी के 30,000 बूथों पर भी फोकस है और पूर्वांचल के भी सभी बूथों पर नजर है। तो निकाय चुनाव विजय के बाद अब नजर है 2024 किन किन जातियों पर फोकस रहने वाला है, कैसे लोगों से संपर्क करना है, ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और अनुभव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, निकाय चुनाव के बाद अब 2024 की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। किस तरीके से जो ये अभियान है काम करेगा और क्या मकसद रहने वाला है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि इस बार उसका लक्ष्य बड़ा है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने यही लक्ष्य रखा है कि कैसे 80 सीटें जीती जाए। ये हमने देखा अभी जब निगम के चुनाव हुए, नगर निगम के 17 नगर निगम यूपी में हैं और सभी 17 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की जीत से बीजेपी बेहद उत्साहित है और उसे लग रहा है कि जब हमने एक टारगेट अचीव किया है इस नगर निकाय के चुनाव में, तो लोकसभा में भी हम 80 सीटें ज़रूर जीत सकते हैं। क्योंकि चाहे हम बात करें आजमगढ़ की या रामपुर की, जो वो नहीं जीत पाई थी, तो उपचुनाव में उसने जीत हासिल की। इसीलिए अब उसका फोकस 80 सीटों पर है और जो महासंपर्क अभियान शुरू होगा 30 मई से 30 जून तक, उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम होने, अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे। जैसे 21 जून को जो है वो विश्व योग दिवस है, तो उसमें जो है हर जगह बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद, सरकार के मंत्री सभी लोग जाएंगे। उसको एक अभियान बनाया जा रहा है, एक कार्यक्रम वो होगा। इसके अलावा जब 25 जून की बात करें इमरजेंसी की का, जो हम कहें कि कहीं ना कहीं एक समय जब लगी थी इमरजेंसी, तो उस दौरान बीजेपी उस पर भी कार्यक्रम करी। खुद प्रधानमंत्री का उस दिन मन की बात का कार्यक्रम है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, खुद प्रधानमंत्री की ओर से कही जाएंगी। इसके अलावा जो है जितने भी उत्तर प्रदेश में हम कहें लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ बीजेपी के लोकसभा के सदस्य हैं वो घर घर जाएंगे, वोटर तक जाएंगे और सबसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। जहाँ पर बीजेपी के सांसद नहीं है, वहाँ जिनको भी नियुक्त किया गया था प्रभारी, यानी कुछ राज्यसभा के सदस्यों को, वो जाएंगे और वो जनसंपर्क करेंगे। तो ये एक पूरा हम कहें कि बीजेपी का पूरा एक महीने का ये मैसिव प्लान है। और इसीलिए पहले आपने देखा 6 क्षेत्रों में जो उनकी कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें सभी लोग गए, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब गए। और अब जिलों में हो रही है, कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं, तो इन जिलों में हो रही है। अनुभव, तो रूपरेखा तैयार हो गई है और कैसे उस रूपरेखा पर उतरना है, काम करना है, आगामी दिनों में वो देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो पहलवानों की खातिर खाप पंचायत ब्रजभूषण शरण के खिलाफ प्रदर्शन आज से और तेज होने जा रहा है। खाप पंचायत और किसान संगठन का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। समर्थन में रोहतक के महम में आज सर्व खाप महापंचायत होगी। महापंचायत में देश भर के सभी खाप पंचायतों के प्रमुख जुड़ेंगे। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद भी कुछ दिनों पहले देखने को मिले थे और अब इसे और तेज करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन आज से और तेज होगा। तो पहलवानों की खातिर खाप महापंचायत का आखिरकार प्लान क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। खाप पंचायतों का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम जो दिया गया था वो अब खत्म हो गया है। रोहतक के महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर सर्व खाप महापंचायत आज होगी और महापंचायत में देश भर के जो सभी खाप पंचायतों के प्रमुख हैं वो भी जुड़ेंगे। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के हित में बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, ये माना जा रहा है। और खाप पंचायतों के प्रमुख आंदोलन के भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे भविष्य में इसे आंदोलन को लेकर जाना है। खाप पंचायत ने 7 मई को किसानों के समर्थन में महापंचायत भी की थी और 23 मई को पहलवानों के प्रदर्शन को 1 महीना होने जा रहा है। इधर 23 मई को धरने पर बैठे पहलवान कैंडल मार्च भी निकालेंगे। धरने पर बैठे पहलवान कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग, लेकिन अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो माना जा रहा है कि आज से जो यह आंदोलन है पहलवानों का वो और तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि खाप महापंचायत में आज माना जा रहा है कि आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है, इसे
इसे लेकर भी बातचीत की जा सकती है। और आगे का प्लान क्या है, इसे लेकर भी बातचीत की जाएगी। दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, माना जा रहा है कि जो पहलवानों का यह आंदोलन था आज से और तेज होने जा रहा है, क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया था वो अब खत्म होने जा रहा है। क्या तैयारी है आज की, और जो खाप पंचायत है उसमें क्या बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है? देखिए, अगर बात करें तो पूरी तरीके से नजरें अब आज रोहतक पे होगी, क्योंकि रोहतक में जिस तरीके से आज खाप पंचायतों की बैठक है, तो अब देखना ये होगा कि खाप पंचायत क्या निर्णय लेता है। क्योंकि अगर बात करें तो जब पिछली मर्तबा दिल्ली के जंतर मंतर पर खाप पंचायतों की बैठक हुई थी, तो वहां पे साफ तौर पर कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर कार्यवाही नहीं करती है और बृजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आने वाले वक्त में आंदोलन और तेज किया जाएगा। उस वक्त केंद्र सरकार को केवल अल्टीमेटम दिया गया था और कोई कार्यवाही न करने को लेकर कहा गया था। लेकिन आज अगर बात करें तो जो खाप पंचायत होगी उसमें कार्यवाही को लेकर के बातचीत होगी कि किस तरीके से आगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज किया जाए, आंदोलन किया जाए, जिससे कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सके। अगर बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के महिला पहलवान लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं और कल विनेश फोगाट ने भी एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तो कल, यानी कि आज को, उन्होंने कहा है कि आज जब बैठक होगी तो उसमें एक निर्णय लिया जाएगा जिसमें देश को नुकसान हो सकता है। जिसके बाद अगर बात किया तो अब सभी की नजरें रोहतक पे टिकी हुई है कि आखिर क्या निर्णय वहां से होता है और किस तरीके से आगे आंदोलन और प्रदर्शन तेज करने की तैयारी होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मसले पर एसआईटी गठित की है, जिसमें 4 महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं और वो लगातार तमाम सारे साक्ष्यों को जुटा रही है। अब तक अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में जाकर के ये सारी टीमों ने साक्ष्य जुटाने का काम किया है। यहाँ पे जितनी भी रेसलिंग एकेडमी है वहाँ पे महिला पहलवानों से जाकर के बातचीत की है और भी तमाम लोगों से बातचीत की है कि बृजभूषण शरण सिंह का व्यवहार किस तरीके से रहा करता था जब वो यहाँ पे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर आया करते थे। इस तरीके से तमाम सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। चूंकि महिला पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया कि इंटरनेशनल टूर के दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ यौन शोषण किया है। तो जो तमाम सारे देश का नाम लिया गया है, उन तमाम सारे देश की जो अथॉरिटीज है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। तो अभी तक सारे साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह से भी पूछताछ दिल्ली पुलिस कर चुकी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल अविनाश, तो आज सबकी नजरें रोहतक पर बनी रहेगी और देखने वाली बात है कि खाप पंचायत में क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे, लोकायुक्त जांच के घेरे में आए भाजपा विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला है। झांसी से भाजपा विधायक रवि शर्मा को नोटिस जारी हो गया है। लोकायुक्त ने रवि शर्मा को नोटिस जारी किया है और 15 जून तक भाजपा विधायक रवि शर्मा को जवाब देना होगा। विधायक निधि के दुरुपयोग का यह मामला, जिसे लेकर झांसी से भाजपा विधायक रवि शर्मा को नोटिस जारी किया गया है और 15 जून तक का समय दिया गया है। भाजपा विधायक रवि शर्मा को 15 जून तक अपना जवाब पेश करना होगा। तो झांसी से भाजपा विधायक हैं रवि शर्मा, जिन्हें लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया है। विधायक निधि के दुरुपयोग का यह पूरा मामला है, जिसे लेकर अब नोटिस जारी किया गया है और 15 जून तक का समय भाजपा विधायक को दिया गया है। 15 जून तक विधायक रवि शर्मा को अपना जवाब पेश करना होगा। ये बड़ी खबर झांसी से। लोकायुक्त के जांच के घेरे में आए हैं भाजपा विधायक निधि के दुरुपयोग का ये पूरा मामला और 15 जून तक अपना जवाब पेश करना होगा। अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 50,000 का इनामी मीर हसन गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बड़ी खबर सहारनपुर से। 50,000 का इनामी मीर हसन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाश का एक साथी मौका देखकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में हालांकि पुलिस ने अब सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें हैं। 50,000 का इनामी मीर हसन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है मीर हसन, जिसे पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। और अब प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी यह बड़ी खबर है। शूटर अरबाज उस्मान एनकाउंटर में शामिल। पुलिस कर्मियों को नोटिस भी जारी हो गया है। एनकाउंटर की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने नोटिस जारी किया है। पुलिस कर्मियों को बयान दर्ज कराने के लिए अब ये नोटिस जारी किया गया है। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी लखनऊ में अपने अपने बयान दर्ज कराएंगे। न्यायिक जांच आयोग के दफ्तर में बयान दर्ज कराएंगे पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि 27 फरवरी को नेहरू पार्क में पुलिस मुठभेड़ में अरबाज ढेर हुआ था। 6 मार्च को कौंधियारा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में उस्मान मारा गया था।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।